पहला टॉपिक हम लोगों ने जो फाउंडेशन कोर्स में कंप्लीट किया था वो आपका था इंडियन सोसाइटी। वहाँ पे हम लोगों ने इंडियन सोसाइटी की चर्चा की, लैंग्वेजेस की चर्चा की, जोग्राफिकल कंडीशंस की चर्चा की, फ्लोरा एंड फाना की चर्चा की, कस्टम्स की चर्चा की, ट्रेडिशंस की चर्चा की, ह्यूमन वैल्यूज़ की चर्चा की और कॉन्फ्लिक्ट्स की चर्चा की, उन कॉन्फ्लिक्ट्स के रीजंस की चर्चा की। तो वो सब जो है आपके पहले चैप्टर का हिस्सा था। दूसरा चैप्टर जो है आपका वो इंडियन पॉलिटिकल जो सिस्टम है, ख़ास तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके उसके बारे में है। उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ, उसके आधार पे मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोगों को पार्टी सिस्टम के बारे में कितना मालूम। आप लोग मुझे ये बताइए, इस देश में अगर आपको चुनाव लड़ना हो, जैसे मान लीजिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आपको चुनाव लड़ना है, तो उसके लिए क्या शर्त है? कौन लड़ सकता है वो चुनाव? 18+ तो वोट देने के लिए। चलो, एज का मतलब एक क्राइटेरिया है। और दूसरा क्या क्राइटेरिया है अगर आपको चुनाव लड़ना है तो? किसका? जब विधानसभा के मेंबर ही हो जाओगे तो चुनाव क्यों लड़ोगे? विधानसभा के मेंबर होना मतलब आप चुने गए हो, है ना भाई। अगर आप राज्य के चुनाव से संबंध रखते हैं तो आप विधानसभा में चुने गए, और अगर आप केंद्र के लिए चुने गए तो आप लोकसभा में जाएंगे। तो जब आप वहाँ के मेंबर हैं तब तो फिर बाकी क्या है ना। तब आप ऐसे आते तो हम लोग ऐसे प्रणाम करते आप लोगों को, है ना, नेताजी आ गए। मेंबर होने का मतलब दो चीज़ें जो आप कह रही हैं, उसका एक मतलब ये है कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपको चुनाव लड़ने का, उनके कैंडिडेट होने का, उनके उम्मीदवार होने का टिकट मिलना चाहिए। जैसे आप लोग देखें, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, माने केंद्र का चुनाव हो, चाहे राज्यों का चुनाव हो, एक चीज़ वहाँ पे अक्सर होती है कि जब पोस्टर्स लगते हैं आपके मोहल्ले में कि ये उम्मीदवार हैं और ये प्रत्याशी हैं, ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो उस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपका चयन होना चाहिए। ये चयन कौन करता है? वो पार्टियां करती हैं। जो पार्टियां, जिस पार्टी के आप उम्मीदवार बनते हैं वो आपका चयन करती हैं। लेकिन फिर यहीं पे एक दूसरा सवाल उठता है कि क्या अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपको टिकट नहीं मिला तो क्या आप चुनाव नहीं लड़ सकते? लड़ सकते हैं। वेरी गुड। कैसे लड़ सकते हैं? अपक्ष उम्मीदवार, जिसको मराठी में बोलते हैं अपक्ष उम्मीदवार, बिना पक्ष का, या हिंदी में उसी को बोलेंगे निर्दलीय। वो किसी दल से नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से अपना चुनाव लड़ सकता है। तो उसकी भी एक व्यवस्था आपको संवैधानिक रूप से मिली हुई। तो दो तीन चीज़ें स्पष्ट हुई चुनाव लड़ने को लेके। पहली चीज़ें तो एज का जो क्राइटेरिया है वो पूरा होना चाहिए। मुझे लगता है वो 25 साल, वोट देने के लिए 18 साल। उसके बाद आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आपको टिकट मिलना चाहिए। और मान लीजिए अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लड़ना है या आपको टिकट नहीं मिला तो आप अपक्ष उम्मीदवार या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये हो गई चुनाव लड़ने की प्रक्रिया। अब किसके लिए चुनाव लड़ा जाता है? तो हमारे यहाँ आप जानते हो, हमारे देश में जो व्यवस्था है राजनीतिक, वो दो तरह की, एक केंद्र की और एक राज्य की। जो पूरे देश में सेंट्रलाइज सिस्टम है उसको कौन चलाता है? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो राज्य स्तर पे, क्षेत्र स्तर पे सरकार चलती है उसको वो क्या करती है? वो राज्य सरकार चलाती है। जैसे महाराष्ट्र एक राज्य है। इस राज्य में जो लोग चुने जाते हैं वो विधानसभा के लिए चुने जाते हैं, है ना, जिनको हम लोग बोलते हैं आमदार। दो शब्द होते हैं ना, आमदार और खासदार। तो जो विधानसभा के लिए चुने जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आमदार। और जो केंद्र के लिए चुने जाते हैं वो खासदार। जैसे हिंदी में कहें, जो केंद्र के लिए चुना जाएगा वो सांसद बनेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
और जो राज्य के लिए चुना जाएगा वो विधानसभा का सदस्य होगा। तो वो विधानसभा का सदस्य होगा और वो लोकसभा का सदस्य होगा। ठीक उसी तरह 2 हाउस होते हैं, सेंटर में भी और स्टेट लेवल पे भी। सेंटर पे 2 हाउस होते हैं जो मिलके व्यवस्था को चलाते हैं, एक आपका लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो लोकसभा के लिए चुनाव के माध्यम से उसके सदस्य सांसद चुने जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए यहाँ से आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी से और आप चुनाव जीत गए, तो आप इस इलाके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करके वहाँ पे चुने जाते हैं। जैसे हमारा जो ये मतदार संघ है, ये शायद भिवंडी मतदार संघ है ना लोकसभा के लिए, और हमारे सांसद कौन है? कपिल पाटिल जी। और कपिल पाटिल जी इस समय मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो जैसे वो इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोकसभा, ठीक उसी तरह विधानसभा में जो चुने जाते हैं, जैसे इस इलाके से विधानसभा में हमने जिन्हें चुना है वो कौन है? मुझे लगता है शिवसेना के हैं ना, वो क्या नाम है? विश्वनाथ भोयर जी। तो विश्वनाथ भोयर जी हमारे विधानसभा में राज्य स्तर पे हमारे प्रतिनिधि हैं। तो इस तरह इस इलाके का केंद्रीय स्तर पे लोकसभा में सांसद के रूप में कपिल पाटिल जी हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं और विश्वनाथ भोयर जी जो है हमारा प्रतिनिधित्व विधानसभा में करते हैं। तो केंद्र में 2 हाउस हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो इस तरह चुने जाते हैं पूरे देश भर से, और वो वहाँ पे चुनकर जाते हैं। फिर जिस पार्टी के सदस्य ज़्यादा होते हैं, पार्टी या पार्टियों के, मान लो जैसे भारतीय जनता पार्टी है, अगर उसके अकेले ही 2/3 सदस्य हैं तो सरकार बना लेगी, लेकिन अगर उसके सदस्य कम हैं तो वो दूसरे दलों के साथ क्या करती है? गठबंधन कर लेती है। जैसे राज्य में हम लोग देखते हैं तीन दल मिल के इस समय सरकार चला रहे हैं, शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस। तो तीनों मिल के उनकी संख्या बड़ी हो गई तो वो सरकार चला ले रहे हैं। तो लोकतंत्र में जनसंख्या कह रहा हूँ, संख्या का, बहुमत का मतलब मेंबर्स का बड़ा महत्व होता है। तो लोकसभा में जो है लोग चुने जाते हैं। किस तरह चुने जाते हैं वो मैंने आपको बताया। दूसरा हाउस है हमारा राज्यसभा। नाम सुना होगा ना आपने, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में लोग कैसे चुने जाते हैं? इनडायरेक्ट वे में चुने जाते हैं, मतलब सीधे जनता उनका चुनाव नहीं करती। जैसे हम लोग जाके वोट डालते हैं लोकसभा के लिए, वैसे हम वहाँ पे उनका चुनाव नहीं करते, बल्कि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं विधानसभा के, विधान परिषद के या दूसरे, उनके माध्यम से राज्यसभा के सदस्यों का चयन होता है। तो वो इनडायरेक्ट वे में उनका चयन होता है ना। और जबकि लोकसभा में सीधे जो है जनता चुनती है। और वही स्थिति जैसे केंद्र के लिए लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक उसी तरह राज्यों के लिए क्या है? विधानसभा और विधान परिषद। क्या है? विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा के लिए हम विधानसभा के लिए चुनाव हम लोग सीधे स्वयं करते हैं, है ना, जनता करती है, हम मतलब जनता। जबकि विधान परिषद में हमने जो सदस्य चुने हैं उन सदस्यों की वोटिंग के आधार पे उनका चयन होता है। तो ये 2 बड़े हाउसेज हैं जो कि देश को चलाते हैं। केंद्र के स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य के स्तर पे विधानसभा और विधान परिषद। ये क्लियर हुआ आपको? इसके बाद अब समझिए कि केंद्र सरकार जैसे वही सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। अपने यहाँ क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम है, मतलब बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं। अब इन राजनीतिक पार्टियों के भी प्रकार होते हैं। जैसे कुछ पार्टियाँ होती हैं वो नेशनल पार्टीज़ होती हैं, राष्ट्रीय पार्टियाँ होती हैं, जिनका कि हर देश में, देश के बड़े भूभाग में हर जगह ये पार्टियों का अस्तित्व होता है। जैसे देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी कौन सी रही है? कांग्रेस पार्टी, आज़ादी के समय या आज़ादी के पहले से ही। तो कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व हर जगह है, जैसे राज्य के स्तर पे भी है और केंद्र के भी स्तर पे, तो वो एक राष्ट्रीय पार्टी। ठीक उसी तरह भारतीय जनता पार्टी, वो एक राष्ट्रीय पार्टी भी है और क्षेत्र के स्तर पे भी उसकी यूनिट्स हैं, शाखाएँ हैं। और कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है? बताओ मुझे। अरे भाई, बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं ना।
और बताओ, और कौन सी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी है? मैंने कांग्रेस बताया, भाजपा बताया, और कौन सी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है? एक पार्टी है बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, उसके भी कई राज्यों में चुनाव लड़ती है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, यूपी में, राजस्थान में, और उनके 2-4 सदस्य लगभग हर जगह से चुन के आते हैं, तो वो यहाँ से भी लड़ती है बहुजन समाज पार्टी। तो वो जो है वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी। ठीक इसी तरह जो ममता बनर्जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, वो भी सिर्फ बंगाल में नहीं दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ती है, कई राज्यों में चुनाव लड़ती है, तो उसको भी हम लोग एक राष्ट्रीय पार्टी कह सकते हैं। समाजवादी पार्टी के मेंबर्स यहाँ से भी चुने जाते हैं। अबू आज़मी जो यहाँ के सांसद हैं या विधानसभा परिषद मेंबर है, नहीं सांसद तो नहीं है, विधानसभा परिषद में विधानसभा के लिए चुने जाते हैं अक्सर। अबू आज़मी कौन सी पार्टी से लड़ते हैं? समाजवादी पार्टी से। तो समाजवादी पार्टियों का भी दो या 4 राज्यों में से ज़्यादा अस्तित्व है, तो उसको भी हम लोग राष्ट्रीय पार्टी कर सकते हैं। शरद पवार जी की पार्टी जो है वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, कई राज्यों में चुनाव लड़ती है। शिवसेना ने भी कई राज्यों से चुनाव लड़ना शुरू कर दिया है, तो वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी हो गई। लेकिन बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो खाली अपने ही राज्य में चुनाव लड़ती हैं, दूसरे राज्यों में चुनाव नहीं लड़ती। ऐसी पार्टियों को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय पार्टी। जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मनसे, वो क्या है? क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खाली महाराष्ट्र के चुनाव में ध्यान देती है। ठीक उसी तरह साउथ की कई पार्टियां हैं, जैसे AIDMK है जो खाली वहीं पे लड़ती है ना। और स्थानीय पार्टियों में बहुत सारी पार्टियों के नाम ले सकते हो, जैसे गोवा की बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो खाली वहीं पे चुनाव लड़ती हैं। इसी तरह बहुत सारी नई क्षेत्रीय पार्टियां बनती रहती हैं जो खाली वहीं पे चुनाव लड़ती हैं। और इनके अलावा, पार्टियों के अलावा अगर किसी को लड़ना ही है तो व्यक्तिगत स्तर पे भी चुनाव लड़ सकता है, जैसे कि इन्होंने बताया कि वो अपक्ष या निर्विरोध भी वो चुनाव लड़ सकता है। तो पार्टियों से टिकट मिलने से लड़ने और निर्विरोध लड़ने में क्या अंतर होता है? दोनों में अंतर होता होगा ना। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़िए और आप अपक्ष लड़िए, दोनों में क्या अंतर पड़ जाता है? देखो, उसमें सबसे बड़ा अंतर ये होता है, हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है, एक आइडियोलॉजी होती है। जैसे कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी है, शिवसेना की अपनी आइडियोलॉजी है, मनसे की अपनी आइडियोलॉजी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है। तो अगर आप उस पार्टी के उम्मीदवार बन जाते हैं तो उस आइडियोलॉजी के जितने भी लोग हैं वो आपके उनका वोट मिलने की संभावना आपको बढ़ जाती है। जैसे जो लोग शिवसेना को मानते हैं या अपने को शिवसैनिक कहते हैं और वो मान लीजिए मैं शिवसेना से चुनाव लड़ रहा हूँ, तो हो सकता है कि बहुत सारे शिवसैनिक मुझे न पहचानते हो, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत संबंध ना हो, मैं कभी उनसे मिला भी ना हूँ, लेकिन चूंकि उनकी आइडियोलॉजी शिवसेना की आइडियोलॉजी है इसलिए वो मुझे वोट देंगे, है ना। तो पार्टी कैडर का जो वोट होता है वो मिलने की संभावना बढ़ जाती है। वहाँ आपको व्यक्तिगत रूप से जानने समझने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो पहला फ़ायदा ये होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हर पार्टी की अपनी एक यूनिट होती है, उसका एक कैडर होता है, वो पूरे के पूरे कैडर का फ़ायदा मिल जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि भाजपा, शिवसेना या मनसे, उनकी शाखाएं हैं, है ना, हर मोहल्ले मोहल्ले में शाखाएं हैं और वहाँ के कुछ बच्चे उससे जुड़े हुए रहते हैं जो साल भर उस पार्टी के बैनर तले बहुत सारी सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ करते रहते हैं। हम लोग देखते हैं गरबा होता है तो राष्ट्रवादीचे नगरसेवक यांच्याकडून, है ना, मनसेचे यांच्याकडून, है ना, यांच्याकडून, तो वो सब का उद्देश्य क्या होता है? जनता को ये बताना कि ये जो सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि हो रही है उसमें हमारे जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं वो बढ़ चढ़कर जनता की मदद करते हैं। या कभी बाढ़ आ गया, अकाल पड़ गया या कोई ऐसी समस्या आ गई तो
बोर्ड लग जाता है, या पार्टी तरफे मुफ्त अन्न वाटप, है ना, मुफ्त कपड़े वाटप, है ना। तो ये सब वो क्यों करते हैं? ताकि जनता में एक संदेश जाए कि ये पार्टी अपने लोगों के साथ लगातार खड़ी हुई है। तो जब आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट मिल जाता है तो आपको उसका पूरा कैडर यूज़ करने को मिल जाता है, उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसकी आइडियोलॉजी को मानने वाले जो लोग हैं, उनका सपोर्ट आपको मिल जाता है और आपकी जीतने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग आपके साथ जुड़ जाता है। जैसे मैंने कहा ना कि जैसे मान लो यहाँ पे किसी को शिवसेना से टिकट मिल जाए, भाजपा से मिल जाए, मनसे से मिल जाए या कांग्रेस से मिल जाए, तो हर पार्टी को मानने वाले अलग अलग लोग हैं, है ना। कोई शिवसैनिक है, कोई भाजपा है, कोई मनसे का है। तो जिस पार्टी की आइडियोलॉजी से आप जुड़ते हैं उसके लोगों का आपको वोट मिल जाता है, ये फ़ायदा है। लेकिन नुकसान क्या है? वाइस वर्सा है। मैं आपको नहीं जानता 2 मिनट के लिए, लेकिन आपको जिस पार्टी से टिकट मिला है मैं उस पार्टी को पसंद नहीं करता, तो क्या मैं आपको वोट दूंगा? मतलब मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, फिर भी मैं आपको वोट नहीं दूंगा। कई बार उल्टा भी होता है, मैं जानता हूँ हा खूप चांगला माणूस आहे, पण त्याची पार्टी चांगली नाही, मी त्याला वोट नाही देणार। बात समझ रहे हो ना? तो फायदा भी है और नुकसान भी। जबकि व्यक्तिगत स्तर पे क्या होता है, आपके ऊपर कोई स्टैंप नहीं लगता, किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंप नहीं लगता, तो हम लोग व्यक्तिगत तौर पे जज करते हैं की नाही रे बाबा त्याचा तो अपक्ष उमेदवार आहे, शिकलेला माणूस आहे, मी जेव्हा FY BCom मध्ये FC शिकत होता ते मला शिकवायचे, ते खूप चांगले माणूस आहे, आपण त्यांना यावेळी जिंकून देऊया, है ना। और कभी कभी उलटा भी होगा, नाही त्यांना वोट नाही द्यायचं, ते जेव्हा मला FC शिकवत होते ना 2दा मला क्लासरूम बाहर काढलं होतं, त्याला वोटच नाही द्यायचा। कहने का मतलब आप जीवन भर जिस तरह का व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं, सबके अनुभव अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे मान लो इनका अनुभव मेरे साथ अच्छा, अगर मैं कैंडिडेट हूँ तो इनका अनुभव मेरे साथ अच्छा है तो ये मुझे वोट देंगे, लेकिन इनका अनुभव अच्छा नहीं है, नाही ते सर खूप बेकार आहे, त्या दिवशी तिथे वडापाव खात होते, मला बघितलं मैं इकडे तोंड केलं, त्याला तर मी वोटच नाही देणार। तो किसी को लेके आपका जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पे आप तय करते हो कि आप उसे वोट दोगे या नहीं। तो वोट देने के पीछे 2-3 चीज़ें काम करती हैं। एक तो आपकी आइडियोलॉजी जो कि पार्टी और विचारधारा के साथ जुड़ी होती है, और जब आप पार्टी के कैंडिडेट के रूप में नहीं खड़े होते, अपक्ष उम्मीदवार या निर्विरोध कैंडिडेट के रूप निर्विरोध कह रहा हूँ, अपक्ष उम्मीदवार, और उसको हिंदी में क्या कहेंगे, जो अपक्ष है, जो किसी पार्टी से नहीं है, जब आप इस तरह से खड़े हुए हैं तो उसमें आपका अपनी जान पहचान, आपका सर्कल, आपका स्वभाव, आपका प्रभाव और आपका व्यवहार, ये सारी चीज़ें बहुत काम करती हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप चुनाव लड़ते हो, विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए, और इलेक्शन जीतते या हारते हो। जीतने के बाद क्या होता है, जैसे मान लो कि तुम अपक्ष उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत गए, उसके बाद क्या होगा? मान लो तुम अपक्ष उम्मीदवार हो, तुमने आमदारगी के लिए लड़ा, तुम जीत गए, जो तुम कह रही थी, अब ये मेंबर बन गए, विधानसभा के मेंबर बन गए। अब सरकार बनाने की बात है, अब भाई जो जीते हुए लोग हैं वही सरकार बनाएंगे। अब मान लो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको बहुमत से खाली एक आमदार कम पड़ रहा है। कितना आमदार कम पड़ रहा है? 1। और तुम अपक्ष आमदार हो, निर्दलीय आमदार हो। अगर तुम उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर दो तो उसकी सरकार बन जाएगी। तो तुम क्या करोगे? सपोर्ट करोगे कि नहीं सपोर्ट करोगे? करोगे। क्यों और कैसे? क्यों और क्या? तुम लोग हंस रहे हो, इसका मतलब स्थितियां जान रहे हो। देखो, तुमको जनता ने चुना, एक अपक्ष उम्मीदवार के रूप में चुना, उसके बाद जब आप जीत के जा रहे हो तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जिस जनता के बीच आप जिन मूल्यों, वादों, विचारों, आइडियोलॉजी के साथ को लेके गए हो, आप उस आइडियोलॉजी पे कायम रहो।
लेकिन ठीक है, सरकार बनने की स्थिति है, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं टूट सकती, आप अकेले उम्मीदवार हैं और आप उनकी तरफ चले जाएंगे तो सरकार बन जाएगी। तो ऐसे में तुम क्या करोगे? उनसे मिलने जाओगे, है ना, बोलोगे बघा मी तुमच्याकडे आलं तर तुमची सरकार बनेल ना, मग मला काय, मग मला पहिले तर तुम्ही मुख्यमंत्री बनवा, चला मुख्यमंत्री नाही बनवाय तर उपमुख्यमंत्री बनवा, नंतर मला 100 कोटी द्या, ते अग्रवाल कॉलेजची बाजूची जागा मला देऊन टाका, मला तिथे